कल हम पढ़ रहे थे रिडबर्ग्स इक्वेशन। रिडबर्ग्स इक्वेशन इस चीज की इक्वेशन है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर लेवल से किसी लोअर लेवल पे जंप करे तो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, वो एक एनर्जी एक फोटोन के रूप में रिलीज करेगा। फॉर्मूला हमने देख लिया। एक तो स्विच बोर्ड जो है ना जो टूटा हुआ उसको सही कराओ और ये बीच वाला इसी चलाओ, देखो कहाँ से चलेगा। फॉर्मूला बताया था आपको RH Z² 1/n1² -1/n2²। फिर हमने कल इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करी कि अगर हाइड्रोजन की बात करें और इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में जाए तो जो फोटोन निकलेगा उसकी वेवलेंथ आई थी इतना नैनोमीटर। फिर अगर 3 से 2 में जाए तो जो फोटोन निकलेगा उसकी वेवलेंथ आएगी इतना नैनोमीटर। फिर अगर 4 से 3 में जाए तो जो फोटोन निकलेगा उसकी वेवलेंथ आएगी रफली इतना नैनोमीटर। तो फर्स्टली सारी वैल्यूज एक दूसरे से अलग है, सारी वैल्यूज एक दूसरे से अलग है। दैट मीन्स कि ये जो इनके बीच का एनर्जी गैप है वो सेम नहीं है। अगर एनर्जी गैप सेम होता तो फोटोन एक जैसा निकलता, फोटोन अलग अलग है, एनर्जी गैप भी अलग अलग है। ये हमने बात करी थी। फिर ये बात हुई, ठीक, फिर ये बात हुई कि इनमें से फिर कौन सी एनर्जी गैप ज्यादा है। तो आप देखिए अगर वेवलेंथ सबसे कम है E/hc/λ, अगर वेवलेंथ सबसे कम है तो उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा। मतलब लेवल 2 और लेवल 1 और 2 में गैप ज्यादा होगा, 2 और 3 में गैप कम होगा, 3 और 4 में गैप और कम होगा। इसीलिए ये जो फोटोन इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो फोटोन निकलेगा उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा और वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो ये हमारे में लास्ट बात हो रही थी कि अगर ये वैल्यूज अलग अलग है दैट मीन्स कि इनके बीच का एनर्जी गैप अलग अलग है, ठीक है। एंड फिर उल्टा देखें कि वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम हो जाएगी, वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। और मैंने ऐसे वर्ड से बोला था कि जितना नीचे वाला स्टेप होगा उतना मुश्किल होगा। द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप। अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ आना है तो दैट स्टेप विल बी मोस्ट डिफिकल्ट। इससे ऊपर जाना रिलेटिवली इजी होता चला जाएगा। द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज द मोस्ट डिफिकल्ट। यस और नो? ऐसे कहते हैं द फर्स्ट स्टेप इज द हार्डेस्ट। तो वो हमारे केमिस्ट्री में भी इस तरह से सही है। यस और नो? अब आइए रिडबर्ग इक्वेशन को आज अच्छे से अपन पढ़ते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब जरूरी नहीं है कि आप जो एग्जाम देने जाएंगे 2 साल बाद में तो रिडबर्ग में क्वेश्चन आएगा, नहीं, इतनी गारंटी नहीं ले सकते। बट रिडबर्ग को छोड़ के जाना या इसमें ध्यान नहीं देना तो ये स्टुपिडिटी है। इसके ऊपर इतने क्वेश्चन आते हैं। प्लस अगर ये ढंग से नहीं समझोगे तो इसी चैप्टर में और 12th की फिजिक्स में भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको उतनी अच्छे समझ में नहीं आएगी। ये अगर अच्छे से कर लोगे तो वो चीज़ भी अच्छे से हो पाएगी, उसमें टाइम बच जाएगा आपका। तो अभी अपन आगे पीछे का नहीं सोचते हैं, आज अपन अब रिडबर्ग पे पहले फोकस करते हैं। आइए बात करते हैं। अगर हम थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। फॉर्मूला आपने लिख ही रखा है। अभी मैं हाइड्रोजन के लिए बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद दूसरे एलिमेंट्स की भी थोड़ी बात कर लेंगे। फॉर हाइड्रोजन द वैल्यू ऑफ Z इज 1। तो अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड लेवल से फर्स्ट लेवल पे जाए तो फोटोन कैसा निकलता है 121 नैनोमीटर। यहाँ ये तो पढ़ लिया। फिर अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड लेवल से 2 लेवल पे जाए तो फोटोन जो निकलता है वो कैसा है, ऐसा है, ये भी पढ़ लिया। अगर 4 से 3 पे जाए, 4 से 3 पे जाए वो भी आपने पढ़ लिया। अब स्लाइटली चेंज करते हैं और आपसे कुछ मेहनत करवाते हैं। अगर 3 से 2 पे जाएगा तो जो फोटोन निकलेगा उसकी वेवलेंथ कितनी है 656 नैनोमीटर। तो अभी आप ऐसा करो, अगर 4 से 2 पे जाएगा तो कैसा फोटोन निकलेगा, अगर 5 से 2 पे जाएगा तो कैसा फोटोन निकलेगा, 6 से 2 पे जाएगा तो कैसा फोटोन, एंड फाइनली 7 से 2 पे जाएगा तो कैसा फोटोन। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत गंदी होगी तो आप चाहें तो फिलहाल कोई कैलकुलेटर यूज कर ले, बिकॉज एग्जाम में तो ठीक है इतनी गंदी कैलकुलेशन आती नहीं है। राइट नाउ आवर फोकस इज ऑन कंसेप्ट नॉट ऑन कैलकुलेशन, बट गेट दीज वैल्यूज एनी हाउ।
Which one? This is 4-8. 4-8-6 चलेगा? 4-8-6 is correct. और निकालो. 4-8-6. फर्स्ट का 485.5 चलेगा. 486 के आसपास है. सर 433.8 434 हाँ 434. तो 409.95 ये मुझे याद आ रहा है. 411 है. ठीक है. तो 396.8 397 के आसपास. 6.8 ठीक है. अब आप इलेक्ट्रॉन को हर बार दूसरे लेवल पर ही गिरा रहे. एक बार आपने गिराया 3 से, एक बार आपने गिराया 4 से, एक बार आपने गिराया 5 से. ऐसा आप कर रहे हैं. एंड अलग अलग एनर्जी डिफरेंस है तो अलग अलग तरह का फोटोन निकलना भी चाहिए. और जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, जब यहाँ से गिरेगा तो थोड़ी कम एनर्जी निकलेगी. 4th लेवल से आ रहा तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी. 5th से आ रहा है तो और ज़्यादा रिलीज होगी. तो एनर्जी जब रिलीज होगी ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वेवलेंथ तो कम होगी. पर आप देख सकते हैं कि वेवलेंथ लगातार कम हो भी रही है. यस वो जीजन बोला तो बाकी बात नहीं है. ठीक है. ठीक है. पहले प्रैक्टिस हो गई. अब इसमें एक प्रैक्टिस भी होगी. अब इसमें से कंसेप्ट निकाल के लाते हैं या एक थोड़ा सा मिसकंसेप्ट है जिसको हम सुधार लेते हैं. And you'll find this is a very prevalent misconcept. NCERT लाया. उसमें जब आप रेडबर्ग्स वाला सेक्शन देखेंगे
हर जब रिडबर्ग वाला सेक्शन देखेंगे विल फाइंड अ टेबल 2.3. कैसी टेबल दिखी है आपको? टेबल 2.3. नहीं दिखी? नहीं टेबल 2.3 ऐसी एक टेबल so Lyman, there's some names written Lyman, Balmer, Passion, Bracket, something. मिला है सब कुछ? अब ये क्या है? फिर आगे लिखा N1, N2, and spectral region. ये 12th की फिजिक्स में भी मिलेगा. तो एक साथ ये दोनों पढ़ रहे हैं. तो ध्यान दें. अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लेवल पे गिर रहा है, लैंड कर रहा है, कहाँ से भी कहीं से भी 27, 37, 47, 57, 5007, 5,07, all of them are called the Lyman transitions. Lyman is the name of the guy, the researcher, the scientist, जिसने ये सब रिसर्च करी. तो Lyman मतलब पहले लेवल पे आए. कहाँ से? कि 2 से 1, 3 से 1, 4 से 5 से 10 से 10,000 से सब Lyman में है. यस राइट. तो आप देखो इन्होंने भी कुछ ऐसे ही कहा. N1 is 1 and N2 is 2, 3 dot 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 कि 27, 37 and then dot dot dot. और उसका स्पेक्ट्रल रीजन क्या बताया? अल्ट्रा वायलेट. राइट. अब नाम का तो कुछ नहीं कर सकते. कोई लाइमैन कैसे कहते हैं, वो नाम तो हो गया फिक्स. अभी अल्ट्रा वायलेट कैसे बोला? तो आप देखिए अगर 2 से 1 is 1 to 1 and this is already ultraviolet. This is already ultraviolet. देखो हमारे विबग्योर होता है. विबग्योर is 400 to 750 नैनोमीटर. इसके वायलेट के इधर जो आएगा उसे क्या बोलेंगे? अल्ट्रावायलेट. और रेड के उधर जो आएगा उसे बोलेंगे इंफ्रारेड. तो एनीथिंग व्हिच इज बिलो 400 इज यूवी. यस और नो? एनीथिंग बिलो 400 नैनोमीटर इज यूवी. यस. और अगर ये यूवी है, इस पे ध्यान दो, ये तो ऑलरेडी इस रेंज में आ चुका. सो 121 इज इन अल्ट्रावायलेट रेंज. डू यू एग्री? 121 इज इन अल्ट्रावायलेट रेंज. ना अगर फर्स्ट लेवल पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है फ्रॉम सेकेंड लेवल और ये आप मान रहे हो कि दिस इज ऑलरेडी इन अल्ट्रावायलेट, इसका तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो अगर मैं 3 से 2 पे लाऊंगा तो ये तो और उसके अंदर आ जाएगा. यस और नो? बिकॉज 3 से 1 की जो एनर्जी है और ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा होगी, वेवलेंथ विल बी फर्दर लेस. सिर्फ 2 to 1 this is already ultraviolet. Already it has got a lot of energy. Then 3 to 1 will have even more energy and it will definitely be in ultraviolet range. Yes or no? Do we agree? तो 4 to 1 कहाँ होगा? वो भी अल्ट्रावायलेट होगा. 5 to 1 कहाँ होगा? सारे अल्ट्रावायलेट होंगे. तो वही एनसीईआरटी ने बोला है कि लाइमन सीरीज में जो होते हैं वो कौन से रेंज में होते हैं, कौन से रीजन में होते हैं? दे आर ऑल इन अल्ट्रावायलेट रीजन. समझ में आया? कन्विंस्ड? वापस अगर 2 से 1 इज अल्ट्रावायलेट, 2 से 1 की वेवलेंथ ऑलरेडी कम हो चुकी है, तो 3 से 1, 4 से 1 की तो और भी कम ही होनी है. यस और नो? अगर 2 से 1 अल्ट्रावायलेट है तो 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1 तो डेफिनेटली अल्ट्रावायलेट होगा. क्लियर? अब आगे फिर लिखा है there is another name called Balmer. There is another name called Balmer. और Balmer के लिए क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन is coming down to, it is landing on n equals to 2. From where it is coming, where it is landing, तो कहीं से 3 से 2, 4 से 5 से 5000 से infinity से, all of them are called Balmer transitions or Balmer series. And then they are saying that it is in which spectral region? They are saying that it is in
the visible spectral region. Yes, this is what, this is a very common mistake. आप देखिए, इसीलिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ. This is Balmer, yes, 3 to 2 is definitely Balmer. Is this visible? Yes, this is visible. 4 to 2. This is Balmer, yes, 2 पे आना Balmer. Is it visible? Yes. This is in this range? Yes, visible. 5 to 2 Balmer? Yes, Balmer. This is 434, in between this range, visible. 6 to 2 Balmer? Yes, but 411, it is still visible. 7 to 2 Balmer? Yes, but now it is slowly shifted into which territory? UV, ultraviolet. And if 7 to 2 has entered that territory, then 8 to 2, 9 to 2, 10 to 2, they all would be in ultraviolet territory. So this is a very common mistake. That Balmer को क्या बोल दिया इन्होंने? Visible. जबकि यहाँ होना क्या चाहिए? Balmer visible भी हो सकता है, तो वहाँ ultraviolet के chances भी हैं. And 7 से 2 अगर ultraviolet हो चुका है, 8 से 2, 9 से 2 and beyond all of them will be definitely be ultraviolet. Yes or no? ठीक. अब इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं. पता नहीं अभी तक ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी ये तो चलो 10 साल पुरानी किताब है तो इन्होंने करेक्ट नहीं करा. और भी जो बुक्स है वो भी गलत ही लिख रहे. बहुत रेयर किताबें जिन्होंने इस बात पे ढंग से बात करी. तो सुनिएगा, वो कैसे सवाल पूछते हैं कि अगर अल्ट्रा वायलेट रेंज में फोटोन है, अब जैसे जिन बच्चों ने पढ़ लिया, तो बच्चे पढ़ लेते, तो अगर वो पूछे कि अल्ट्रा वायलेट रेंज का एक फोटोन निकला है, तो बताओ कौन सा ट्रांजिशन हुआ होगा. तो मोस्टली पीपल विल से कि अल्ट्रावायलेट तो वो तो लाइमन होगा. बट नाउ यू स्टडी कि नहीं, अल्ट्रावायलेट तो बामर से भी आ सकता है. अल्ट्रावायलेट तो बामर से भी आ सकता है. सो देयर विल बी वन ऑप्शन कि अगर अल्ट्रावायलेट रेंज में फोटोन निकला है तो ऑप्शन ए लाइमन ट्रांजिशन हुआ होगा, ऑप्शन बी बामर ट्रांजिशन हुआ होगा, ऑप्शन सी ईदर लाइमन और बामर, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर. बट मोस्टली पीपल से दैट ओनली लाइमन इज करेक्ट. ओके, दिस इज वेरी कॉमन मिस्टेक, वेरी पॉपुलर मिस्टेक. और आईआईटी वालों ने एक बार पूछ भी लिया, फिर भी किताबें अभी भी गलत ही पढ़ा रही है. आई होप कि आपको बात समझ में आ गई. तो अगर आप एनसीईआरटी लाए तो आप उसमें करेक्शन क्या करेंगे? बामर वाले में विजिबल और यूवी. बामर वाला विजिबल भी हो सकता है या यूवी भी हो सकता है. तो ये आपको जो प्रैक्टिस कराई उससे जानबूझ के चीज डिराइव कर दी थी. तो प्रैक्टिस भी हो गई और इसमें से मिसकंसेप्ट भी सामने आ गए. समझ में आ रहा है? राइट. वापस सबसे पहले तो नाम तो रटने पड़ेंगे. लाइमन मतलब अल्ट्रावायलेट 1 पे आ रहा है और वो अल्ट्रावायलेट है. लाइमन मतलब 1 पे आ रहा है. कहाँ से? 2 7 3 7 4 7 5 7 they're all लाइमन. बोले बामर क्या होता है? और 2 पे आ रहा है. कहाँ से? 3 से 2 4 से 2 5000 से 2 सब बामर है. ठीक है. फिर जब ये इलेक्ट्रॉन्स गिरेंगे, ऐसे छलांग लगाएंगे, तो कुछ एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी. तो वो जो फोटोन एमिट करेंगे वो कौन से स्पेक्ट्रल रीजन में आएगा? तो लाइमन में वो हमेशा अल्ट्रावायलेट में होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है. तो वो अल्ट्रावायलेट ठीक है. बट अगला वाला जो बामर है वो कभी कभी विजिबल में होगा, लेकिन बाद में वो अल्ट्रावायलेट में भी जा रहा है. तो इसलिए वहाँ पे हमने क्लैरिफाई उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया कि नहीं, इट कैन बी इन अल्ट्रावायलेट रीजन और इट कैन ऑल्सो बी इन विजिबल रीजन. ओके, सिंपल, समझ में आ गया. ध्यान रखना इसका. फिर पूछ लेंगे और बच्चे फिर गलती कर देंगे क्योंकि अभी भी किताबें गलत ही बता रही हैं. इनफैक्ट इसमें केमिस्ट्री में क्वेश्चन नहीं आया. 2021 जो भी पिछले साल गया है, जेईई एडवांस में फिजिक्स में क्वेश्चन आया. ये एक बच्चा है प्रियांश सिंह, IPRs का था, 12th के साथ IIT कानपुर गया. उसकी रियल सिस्टर, एल्डर सिस्टर स्वप्निल, वो भी 12th के साथ IIT कानपुर गई. His and their father is also from IIT Kanpur. Although he teaches in MBM University, MBM Engineering College, but सब के सब बाप बेटे बेटी IIT कानपुर. तो उसका जो सेट आया था जेईई एडवांस का जो पेपर हुआ था, उसका पहला क्वेश्चन यही था. और जनरली फिजिक्स में भी नहीं पढ़ा,
बट क्योंकि केमिस्ट्री में पढ़ रखा था तो वो देखते हुए उसने ऑप्शन कर दिया। और जेई एडवांस में क्या होता है, तो वैसे मैथ्स कौन कौन ले रहा है? हाँ, तो जेई एडवांस में क्या होता है, मोर देन वन ऑप्शंस आर करेक्ट। तो अगर मान लीजिए देयर आर आउट ऑफ 4 ऑप्शंस देयर आर 3 आर करेक्ट, तो इफ दैट क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स, इफ यू डू 1 जस्ट 3 करेक्ट है, आपने एक बता दिया तो 1 नंबर मिल जाएगा। एक सही वाला बता दिया और कुछ नहीं किया, 1 नंबर। दूसरा भी सही वाला बता दिया, 2 नंबर। 3 सही थे और तीनों सही बता दिए, अब 5 नंबर मिलेंगे। और पार्शियल मार्किंग होती है, समझते हैं? जैसे पार्शियल मार्किंग। हाँ, अगर आपने एक सही बता दिया और एक गलत बता दिया तो अब वो आपको लूट लेंगे, नॉट 0, दे विल गिव यू -2। अगर एक सही है और एक गलत बता दिया तो कई बार 0 लेके भी दया कर देते हैं, बट कई बार -2। सही होगा तो 5 नंबर और गलत हुआ तो -2, एंड देन इन बिटवीन देयर इज अ पार्शियल मार्किंग आल्सो। तो उसका जो क्वेश्चन पेपर जो आया था, उसके क्वेश्चन पेपर का फिजिक्स का पहला क्वेश्चन यही था, जिसका पहला स्टेटमेंट ऑप्शन यही था कि बामर सीरीज ट्रांजिशन ट्रू एंड फॉल्स पूछा था, विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो उसमें था कि बामर ट्रांजिशन विल बी विजिबल, बामर ट्रांजिशन विल बी विजिबल। मे बी बोलते तो सही हो जाता, और बोला बामर ट्रांजिशन विल बी विजिबल, तो ज्यादातर जनता ने सही उसे कर दिया, हाँ बामर तो विजिबल होता है। और बाकी अब अगर आपने सही भी किया तो भी आपका एक गलत, ओवरऑल द आंसर इज गलत, राइट। तो पूरे आप ऑप्शंस भी अटेम्प्ट करें। वो बहुत जेईई एडवांस बहुत ज़्यादा टैक्टिकल पेपर है। वो आपसे एक एक, ऐसा थोड़ी कि हाँ मैं एक ही आंसर सही टिक कर दिया पूरे, बाकी ऑप्शन क्यों पढ़े यार, मल्टीपल चॉइस है तो बाकी पढ़ा, पहले गलत करवा दिया, फिर आप मेहनत करके दूसरा भी कर रहे हो, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, फिर आप बता रहे हो नहीं ये तो झूठ है, फिर तीसरा स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, बोला हाँ ये सही है, फिर चौथा स्टेटमेंट पढ़ा, बोला ये भी सही है, लेकिन आपका क्वेश्चन तो पहले गलत करवा चुके हो। पहला स्टेटमेंट जो एक्चुअली गलत था, तुमने उसको सही बता दिया, तुम्हारा नंबर तो भी कट गया। लेकिन तुमसे टाइम और इन्वेस्ट कराएंगे, जब इन्वेस्टेड 5-6 minutes in a question, then what have you got? 0 or -1 or even at times -2। इसलिए तो जेईई एडवांस की कट ऑफ इतनी कम जाती है। 392 का पेपर है, कितने आ रहे 92, कहाँ गए आईआईटी खड़गपुर इन जनरल कैटेगरी। हाँ, ब्रांच अच्छी नहीं मिली, फूड टेक्नोलॉजी मिली, बट आईआईटी खड़गपुर में भी चले तो गए। देयर इज अ स्टूडेंट इसी साल का था, वरुण कर आप देखोगे पाठशाला का इस साल का रिजल्ट आप देखेंगे, अगर आपको फोटो आता है व्हाट्सएप पे तो यू विल फाइंड अ स्टूडेंट वरुण कर, his mother father both are doctors and grandfather are also doctors, और पाली में बहुत बड़ा उनका हॉस्पिटल है, बट फॉर पाठशाला वो जोधपुर आया, उसके दादी जी भी जोधपुर आए और उन्होंने फ्लैट लिया, वो रहे, उसको पढ़ाया, वो सेलेक्ट हो गया। ही स्कोर्ड 92 मार्क्स आउट ऑफ 392, और वरुण घर गए तो जनरल कैटेगरी, और डॉक्टर फैमिली है तो दे आर नॉट इकोनॉमिकली वीक, तो उन्हें कोई बेनिफिट नहीं है। अदरवाइज एक इकोनॉमिकली वीक सेक्शन का भी बेनिफिट सरकार देती है आजकल, कोई बेनिफिट नहीं है। ही स्कोर्ड 92 मार्क्स आउट ऑफ 392 एंड ही इज आईटी खड़गपुर नहीं, इज आईटी बीएचयू। खड़गपुर वाले के लिए 90-60 होता था, फिर में भी उससे पहले खड़गपुर मिल रहा था, अपग्रेड होकर फिर उसको उसने बीएचयू लिया। तो इतने नंबर कम मिलोगे, इतना टफ क्या है? वेरी टफ, लेकिन मजा भी उसी में है कि आप चैलेंज लेते हो और इतनी मेहनत करते हो, इतनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, पढ़ाने में भी मजा आता है, फिर बच्चे भी वो जब पेपर देते हैं तो फाइट करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, और उससे फिर मजा आता है। इसलिए जो नीट में कट ऑफ क्या जा रही है 720 में से 720 नहीं होता, नहीं कट ऑफ 600 से नीचे गेम इज ओवर। इफ यू आर इन जनरल कैटेगरी, इफ यू स्कोर लेस देन 600 यू विल नॉट गेट एनीथिंग। हाँ, प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा बट गवर्नमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन जेईई में 392 का पेपर है, इफ यू स्कोर हाफ ऑफ दैट, व्हाट इज हाफ ऑफ 392? 194 है ना, 392 का 196 में आपको ऑलमोस्ट 1000 रैंक मिल जाएगी जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया। 1200 नॉट 1000, 1200। मतलब जेईई में बोलते हैं कि जिससे टॉप किया उसके 96% मार्क्स थे। 96% मार्क्स कितना होगा? 392 का आप 16 नंबर हटा दो, 375, ठीक है। 375 का आधा जेईई में दिस जनरल रूल, हाफ द हाईएस्ट एंड यू आर इन टॉप 1000, हाफ द हाईएस्ट एंड यू आर इन टॉप 1000 मोर और लेस।
and 1/4 of the highest, you are at 3,000 4,000 रैंक. अगर 390 का पेपर था तो उसके 130 मार्क्स है, 1/3 उसके 3,000 रैंक है जनरल कैटेगरी. लेकिन नहीं आता है, नहीं आते. इट्स वेरी टफ. मतलब वो आपको पहले तो तैयारी के दौरान रुला देंगे, मतलब हम रुला देंगे, वो नहीं रुलाएंगे. और पेपर देते वक्त भी वो आपकी बैंड बजा देंगे. बट सभी की बदली है, तो डजंट मेक एनी डिफरेंस. बोर्ड एग्जाम थोड़ी है कि अरे उसके तो 95 आ गए, मेरे तो 93 क्या है. नहीं, बहुत टफ पेपर, बहुत मजा आता है. और ऐसे ऐसे करके पूछ लेते हैं. और इस बार फिजिक्स के एडवांस के पेपर पूछा हुआ. और प्रियांश ने जैसे पेपर खत्म हुआ शाम को, अरे सर वो रिडबर्ग वाला क्वेश्चन आ गया. मैं कहा आया होगा. बोले सर फिजिक्स में आ गया. मैं कहा तुमने क्या किया. बोले नहीं सर मैंने सही किया, और लिखा था कि विजिबल रेंज में होता है, तो ट्रू एंड फॉल्स था, मैंने फॉल्स बता. एंड फिर रात होते होते आंसर कीज आने लगी. कोचिंग इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट आंसर की निकाल रहे, दे गिव इट रॉन्ग. 4 दिन बाद आईटी वाला ने अपने आंसर की निकाली, दे सेड जो मैं बोल रहा था वही सही था. और फिर सारी कोचिंग से बड़ी बड़ी कोचिंग ने अपने आंसर की चेंज कर दी. नहीं हम तो ऐसा बोल ही नहीं. पहले बोलो गलत बोला, पता नहीं क्यों उसको गलत कर रहे. या तो कैलकुलेशन नहीं कर रहे, या तो रट्टा मार लिया किताब में दिया हुआ है, दे नेवर कैलकुलेटेड इट फॉर देमसेल्फ, या फिर दे डिड नॉट रीड सम गुड बुक्स. अच्छी किताबों को दे रखा है. मैंने कोई अच्छी किताब पढ़ी थी, गुड बुक कॉल्ड शॉम्स, कोई अमेरिकन ऑथर की है, तो उसमें लिखा हुआ है कि ये ऐसा विजिबल में होता है और ये अल्ट्रावायलेट में होता है. ऐसा नहीं कि मैंने ही सोचा, मैंने भी पढ़ा था. चलिए ठीक है, क्लियर. अब इसी टेबल का फोकस करो. अगला क्या नाम है, पैशन बोलते हैं. फिर है ब्रैकेट. अगला है पी फंड लिखा है, बट पी साइलेंट, पीपल कॉल इट फंड. ठीक है. लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पैशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड फंड सीरीज. ठीक है, ऐसा नाम है. अब द मोमेंट आई से कि जो बामर वाली बात है वो स्लाइटली इनकरेक्ट है, इट नीड्स सम करेक्शन, तो बाकियों पे भी अब हमें शक पैदा होता है कि भाई जिसको फिर ये इंफ्रारेड बोल रहे हैं वो भी एसेंशियली इंफ्रारेड होंगे. अब ये भी एक बार चेक कर लेना चाहिए. तो ये हम करेंगे और प्रैक्टिस होगी. आज हमें सिर्फ रिडबर्ग ही पढ़ना है, आगे बढ़ना ही नहीं है. इसी को रॉक सॉलिड करना. तो सुन, जैसे लाइमैन वाला विजिबल रेंज में था क्लियरली, बट वो शिफ्ट होगा, इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द वायलेट एंड एंड देन इट इज क्रॉस्ड इट. तो इसी तरह से अगर कोई इंफ्रारेड में है तो दैट कैन आल्सो शिफ्ट टुवर्ड द रेड एंड, एंड मे बी इट कैन ब्रेक इनटू द विजिबल रेंज, एंड मे बी it can further shift and break into the ultraviolet range. So let's do some practice. कुछ तो हमने ऑलरेडी कर रखी है. कल ही तुमको 4 से 3 वाली कैलकुलेशन कराई थी मैंने, और उसकी वेवलेंथ आई थी 1872 somewhat. Yes or no? ये कौन सी रेंज में लगता है आपको? ये तो बिल्कुल आराम से इंफ्रारेड में है ना. 750 से ज़्यादा इंफ्रारेड में, तो ये तो इंफ्रारेड में आ गई. ऐसा करते हैं. लेट्स डू दिस कैलकुलेशन. 5 से 3 ये वेवलेंथ निकालते हैं, 6 से 3 और एक इंफिनिटी से 3 ये निकालो. थोड़ी प्रैक्टिस होगी, पर बिल्कुल कैलकुलेटर यूज करो. इतनी गंदी कैलकुलेशन कोई नहीं पूछता. बिंदास कैलकुलेटर यूज करो. नीट में और जी में कोई नहीं पूछता. उन्हें कैलकुलेटर नहीं चाहिए, उन्हें कंसेप्ट वाला बच्चा चाहिए. ऐसे आंसर आ रहे हैं. 1281. मुझे I'll take you back. This is the order.
हाँ भाई राघव, you agree with any of these values? सर लास्ट Sorry? इंफिनिटी से 3 कैसे करें? फॉर्मूले पुट करो ना। 1 by lambda is RH 1 by 3 squared minus 1 by infinity squared. This will become 0. So lambda is 9 by RH. It is 9 into 91.1 nanometer, which is this much, more or less. कहाँ फंसे? हाँ So, Amaran, Alright. alright? So we got these values, and हमने बहुत वेरिएशन देख लिया है कि जैसे जैसे आपने ऊपर वाली सीढ़ी से गिराया, फिर येट ऊपर से गिराया, फिर और ऊपर से गिराया, तो यस मोर एनर्जी विल बी रिलीज, जो फोटोन निकलेगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो वेवलेंथ कम होगी। जब देख नहीं सकते यस वो कम हो भी रही, और 1800 से 800 तो बहुत बड़ा चेंज आ भी गया है। बट डिस्पाइट योर बेस्ट एफर्ट्स, having given your best shot, you've still not made it into the visible region. तो अल्ट्रावायलेट इज इम्पॉसिबल। और आपने बहुत अच्छी फाइट की, बट स्टिल आप कौन सी कैटेगरी में रह गए? आप इंफ्रारेड कैटेगरी में ही रह गए। यस और नो? तो इसका मतलब ये बाकी सब सही है, ठीक है, बाकी जो लिखा है वो सब सही है। ये जो लिखा है कि इंफ्रारेड है बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि हमने खुद ने चेक कर लिया कि फर्स्ट वाला भी देख लिया, लास्ट वाला तक देख लिया, 820 तक आया, बहुत अच्छा आपने चेस किया, बट फिर भी अब 750 को पार नहीं कर, यू कुड नॉट ब्रेक दैट बैरियर। यस और नो? और अगर थर्ड लेवल पे आने पे भी, आई मीन कहीं से भी आप 4 से 3, 5 से 3, 5000 से 3, इंफिनिटी से 3, फिर आप इंफ्रारेड में ही है, तो जब फोर्थ लेवल पे गिरेगा विच इज अ हायर लेवल, तो वहां पे एनर्जी और कम रिलीज होगी। अगर थर्ड लेवल विच इज अ लोअर लेवल, वहां पे इंफिनिटी से 3 करा दिया तो भी तुम इंफ्रारेड में फंसे हुए हो, तो फोर्थ लेवल तो ऊपर वाला लेवल है। अब उस पर अगर कोई चीज गिरेगी तो डेफिनेटली इट विल बी रिलीजिंग अ बिट लेस एनर्जी। तो अगर थर्ड वाला भी मरते पड़ते भी विजिबल में नहीं जा पाया, वो इंफ्रारेड में ही रह गया, तो फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला तो पक्का इंफ्रारेड में ही रहेगा, तो उनको तो हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है। यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं थर्ड लेवल पे चीजें गिरा रहा हूँ, ऊपर से ले जाके छत पे ले जाकर गिरा दी, कोई और ऊपर ड्रोन ले जाए उससे छोड़ा, एंड एवरी टाइम आई फाउंड दैट एनर्जी रिलीज इज नॉट सफिशिएंट टू टेक इट इनटू द विजिबल रीजन। तो अगर फोर्थ लेवल पे गिरा रहा हूँ तो कितनी हाइट से गिरा दूँ, इंफिनिटी से गिरा दूँ, वो तो पक्का इंफ्रारेड में रहेगा, बिकॉज थर्ड में एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही थी तो भी यू कुड नॉट ब्रेक दैट बैरियर, तो फिर फोर्थ एनीवेज ऊपर है। यस और नो? यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए आगे वाले मैं चेक नहीं करना चाहता, वो कंसिस्टेंटली इंफ्रारेड आते ही चलेगा। तो पंगा जो है ना वो एक जगह ही है, इसमें विजिबल में, कि लाइनमैन को आपने अल्ट्रावायलेट बोला, बिल्कुल भी एग्री, बट बामर को विजिबल तक सीमित कर दिया नहीं। बामर है वो 2 स्पेक्ट्रल रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, बामर वाला विजिबल भी हो सकता है, तो बामर वाला यूवी भी हो सकता है, बाकी सब बिल्कुल सही है। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हमारा वही फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के डेरिवेशन में हम नहीं जा रहे, बट वी आर यूजिंग इट रिपीटेडली। थोड़ी हमारे कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस भी हो रही है, एंड देन उसमें से हम कुछ कंक्लूजन भी निकाल रहे हैं थोड़ा सा, कि ये देखो ये ऐसे पूछ सकते हैं। नाम देख लिए, नाम याद रखने पड़ेंगे। लाइमैन, अगला कौन सा है? बामर, पैशन, ब्रैकेट, फंड। ठीक है, लाइमैन, बामर, पैशन, ब्रैकेट, फंड। कुछ किताबों में आपको एक और वर्ड मिल जाएगा, हम्फ्रीज। हम्फ्रीज लिखते थे, कोई काम का नहीं है, वैसे तो किताबों में नाम मिल जाएंगे। आईआईटी वाले नाम नहीं पूछ रहे, काम पूछ रहे, वो फिर भी थोड़ा सा, अभी 10th में है तो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ देते। हम्फ्रीज क्या है? बाकी सारी सीरीज को हम्फ्रीज बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन 6th लेवल पे आए, 7th पे आए, 8th पे आए, 9th पे, कहीं से भी आए, तो ऑल ऑफ देम आर कलेक्टिवली कॉल्ड हम्फ्रीज। उन सबको कलेक्टिवली एक कैटेगरी में डालती है। ठीक है, जब आप 11th में आओगे ये नाम नहीं बताएंगे कि नहीं, छोड़ दो, कुछ नहीं है। ऐसे एंट्रेंस एग्जाम वाले नाम वाम नहीं पूछते थे, एनसीईआरटी में जो दिया उतना नाम जान लीजिए, कंसेप्ट की बात कीजिए। ओके, ऑन द वेरी सेम पेज, मेरी किताब में, आपके पेज में अगला पेज हो सकता है किताब में, इज फिगर 2.11, ऐसा फिगर दिखेगा, फिगर 2.11।
देखा, काफी कलरफुल उसमें एरोज यूज किए गए। अब देखिए सबसे नीचे उन्होंने n equals to 1 लिखा है, छोटा सा दिख रहा है ऑन द राइट हैंड साइड, n equals to 1, फिर ऊपर आएंगे n equals to 2, फिर n equals to 3, then 4, then 5 and 6 and then infinity लिख दिया इन्होंने। यस, दिख रहा है आपको इधर? और आप देखिए 1 और 2 में गैप ज्यादा है, 2 और 3 में गैप कम है, देन 3 और 4 में गैप और कम है। फिर उसके बाद इन्होंने, जैसा मेरी किताब में, मेरे आईपैड में देख सकते हैं, ऑलमोस्ट बराबर कर दी है, बट एक्चुअली वो भी कमिंग क्लोजर टू ईच अदर। यस, ऐसी बात हमने भी करी कि नीचे वाला लेवल बड़ा होता है, ऊपर वाला छोटा। और ये अच्छा किया इन्होंने कि 1 और 2 में गैप बहुत ज्यादा दिखा है, मतलब बाकी सबको मिला भी लेना तो भी 1 और 2 का गैप बड़ा होता है। ये बात इन्होंने बहुत अच्छे से डिपिक्ट करी है, जो हम भी सीखेंगे। बट इट्स ए वेरी करेक्ट डिपिक्शन दैट 1 और 2 में जो गैप है ना, मतलब जो फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट सीढ़ी है, that will be by far more difficult. It will be more difficult than all the further steps put together. The first step would be more difficult. It will take more energy than all the next steps put together. ऐसा अपन देखेंगे। तो बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया इन्होंने। ये बात अगर हो सके तो वहाँ पे लिख लो कि the first step is hardest way, but to be more specific, it is so hard that it is harder than all the other steps put together. और इसका हम न्यूमेरिकल प्रूफ करेंगे इसी चैप्टर में। The first step is by far the hardest step. चलिए, then ये तो किसी के फॉर्मूला में दिया है इन्होंने, एनसीईआरटी ने भी रेडबर्ग फॉर्मूला ऐसे दे रखा है, न्यू बार करके ऐसे लिखा। ठीक है, Now, एक दूसरा कंसेप्ट डेवलप करते हैं एंड देन वी विल कनेक्ट दैट, कोरिलेट दैट कंसेप्ट विद द रिडबर्ग्स इक्वेशन। जैसे अगर हाथ मिला है, ठीक, एवरीबडी गोज फॉर अ हैंडशेक, तो मान लीजिए जस्ट 2 people, हाउ मेनी हैंडशेक्स आर गोइंग टू हैपन? 1. Simple. If there are 3 people, then how many handshakes? 3. सोचो, there are 3 people. There's a person A, there's a person B, there's a person C. इनके बीच में हैंडशेक हुआ, इनके बीच में हैंडशेक हुआ, और इनके बीच में भी तो हैंडशेक हो सकता है। So there are 3 people in the room and everybody shakes hands with everybody. Then how many handshakes are going to happen in total? 3. What if there are 4 people? कौन से 10? क्या बोला तुमने? कौन से 10 गिन के बताओ? तुमने भी 10 बोला? तुम 4 जने हो, हाथ मिला के देख लो। You will shake hands with her and her. 3 handshakes. You will shake hands with her and her. 5, and then you will shake hands with her. 6 handshakes. नहीं तो लिख के देख लो, A, B, C, D. Right? And then these 2 people will do handshakes. Yes or no? Okay. Now, जो मैथ्स वाले बच्चे होते हैं ऐसा बहुत पढ़ेंगे। हाँ, मैथ्स वाले बच्चे को तो पूरा चैप्टर आने वाला है।
परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पहले भी है, 9th में भी क्या पढ़ा है। पढ़ा था? अच्छा, अच्छी बात है, बहुत काम की थी। पढ़ा था तुमने सबने परमुटेशन कॉम्बिनेशन? पढ़ लिया? अरे तो बहुत अच्छा पढ़ा तुमने? नहीं पढ़ा? कब 9th में पढ़ाया था क्या? नहीं सर पढ़ा है। कितने सर में? नहीं पढ़ा थोड़ा हमारा। NC2 नहीं ऐसा कुछ बोला? NC2 नहीं नहीं बोला कोई बात। हाँ हाँ चलो सुनो, ठीक, आई डोंट गो टू मैथमेटिक्स। तो मैथ्स वाले स्टूडेंट है, एनीवेज आप मैथ्स में भर भर के पढ़ोगे, ठीक है? बायो वाले स्टूडेंट्स को पढ़ना भी नहीं। तो अभी अपन नॉन मैथमेटिकल तरीके से देखें तो ऐसा कहते हैं कि इन तरह के सवालों में जो फॉर्मूला रेलेवेंट है वो n into n minus 1 by where n is how many people are there, ठीक है? अगर दो लोग हैं तो n के लिए 2 रख दीजिए, कितने हैंडशेक्स हो गए? 2 into 2 minus 1 is 1 by 2, 2 by 2 is 1, yes. If there are 2 people then the handshakes are 1. If there are 3 people then the handshakes are, हमें ऐसे भी करके देखा तो 3 people कितने हैंडशेक्स हो रहे? 3 हैंडशेक हो गए, 1 2 और 3 फॉर्मूले के साथ 3 into 2 by 2, 3 handshakes. If there are 4 people in the room, 6 handshakes. 5, 6, 15. Then 7 people, 21, and this goes on. ठीक? अब हम तो रिडबर्ग फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, इसकी हमें कहाँ जरूरत पड़ी? आओ इधर। There are just 2 levels, just 2 levels, और इनमें इलेक्ट्रॉन है जो it is coming down, right? या यहाँ से इलेक्ट्रॉन है which is going up. तो कितने तरह के फोटॉन, how many different types of photons will be emitted? क्या डिफरेंट है? ये इधर आएगा तो एक फोटोन निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो वही फोटोन लिया जाएगा, तो देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ फोटोन. देयर देयर आर 2 पीपल जिनके बीच कुछ एक्सचेंज हो रहा है, देयर इज ओनली वन फोटोन व्हिच विल गिवन और टेकन, यस और नो. बट देयर इज अ थर्ड लेवल इन्वॉल्वड. अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है तो उसके पास चॉइसेस देखेगा. देयर इज वन वे ऑफ डूइंग इट, सीधा आना नीचे, देयर इज वन वे ऑफ डूइंग. दूसरा तरीका, यहाँ से आओ and this photon will be different from this photon, फिर यहाँ से यहाँ आओ and this photon will be different from this as well as this. तो नीचे आने, अगर तीसरे लेवल से पहले लेवल पे नीचे आ रहा है, अगर 3 लोग 1 2 3, तो कितने अलग अलग तरह के फोटोन निकलेंगे? 3, 1 2 और 3, यस और नो. n into n minus 1 by 2. आया ना? समझ में आ रहा है? अगर there is a 4th level में जाओ, तसल्ली से करते हैंडशेक्स पठान के बारे में कोरोना चल रहा है, नो हैंडशेक्स. तुम लोग को वैक्सीन लग रही है क्या? कितने लोग को वैक्सीन नहीं लगी है? तो ठीक है, क्यों कुछ आगे ना अभी शायद कितने साल के बच्चों के लिए? 12 तो अब आया है, लॉन्च हुआ है शायद, आज से हुआ है. उससे ऊपर वालों को हो गया ना, तुमने कितने लगी? एक भी नहीं लगी. चलो let's say first choice. हाँ, इधर आओ. फर्स्ट लेवल एंड सेकेंड लेवल. इलेक्ट्रॉन अगर सेकेंड से फर्स्ट पे है, हाउ मेनी चॉइसेस आते हैं? कितने अलग अलग तरह के फोटोन निकल सकते हैं? और कोई चॉइस नहीं. ओके. व्हाट इफ देयर आर सम इलेक्ट्रॉन्स कमिंग डाउन फ्रॉम द सेकेंड लेवल टू द फर्स्ट लेवल, राइट? तो somebody might take this path and somebody might take some other path. नहीं, मैं तो पहले यहाँ से यहाँ जाऊँगा, ठीक है, and then I'll take some rest and then यहाँ से मैं यहाँ जाऊँगा. तो कितने अलग अलग तरह के फोटोन रिलीज हो गए? 3, एक ये 3 अलग अलग फोटोन. यस और नो? अच्छा. व्हाट इफ देयर इज अ लेवल 3 तो आ गया, दिस इज अ लेवल 4. देयर आर 4 levels, 1 2 3 4, and there are some electrons up here and they have to come down here. ठीक है. सो इन हाउ मेनी, अगर ऐसा करेंगे तो कितने अलग अलग तरह के रंग बिरंगे फोटोन हमको दे सकते हैं? तो मैथमेटिकली 6 होगा, यहाँ पे 4 रख देंगे, गेट 6. बट थोड़ा देखिए 6 कौन से 6? तो देखिए आप, एक इनमें ऐसा है, एक इनमें ऐसा है जो डायरेक्टली यहाँ आ जाता है, ठीक है. दूसरा ऐसा है कि नहीं, पहले मैं यहाँ आऊँगा फिर यहाँ से यहाँ आऊँगा. कितने फोटोन हो गए? 3 हो गए.
तीनों को, फिर कोई एक ऐसा होगा रुक जाना, तो यहाँ से यहाँ आएगा, बट देन यहाँ से यहाँ रुक जाएगा ऑन दिस, ठीक है, एंड देन यहाँ से आ जाएगा। अब ये वाला फोटोन तो ऑलरेडी आ चुका है, बट ये और ये दोनों, दीज आर सम न्यू फोटॉन्स, ये पहले नहीं आए थे, यस और नो, दीज टू फोटॉन्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम दिस वन फोटोन, यस और नो। अच्छा कोई ऐसा भी हो सकता है जो बोलेगा कि मैं तो पहले यहाँ से जाऊंगा यहाँ, फिर यहाँ से जाऊंगा यहाँ, फिर रुक जाओ, कोई बोलेगा मैं पहले यहाँ से आऊंगा यहाँ, and then I'll take a break, and then I'll come down. तो ये वाला फोटोन तो ये वाला फोटोन से मैच हो रहा है, but this photon doesn't match with any other photon. Yes और no, देखो 4 से 2 मैंने अभी तक कहीं नहीं किया, I have done 4 से 3, I have done 4 से 1, but I have not done 4 से 2. Yes or no? तो कितने तरह के फोटॉन्स हो गए? 6. बोले कौन से 6? एक, ये 2, ये 3, फिर ये तो वापस 3 में जाएगा क्योंकि आ चुका है, फिर ये 4 और ये 5, और यहाँ पे ये वाला 6, ये ऑलरेडी काउंट हो चुका है। यस और नो, राइट। बट अब जैसे जैसे अपन लेवल बढ़ा रहे हैं कंफ्यूजन बढ़ रहा है, हेंस दिस नंबर हेल्प्स अस, दिस फॉर्मूला हेल्प्स अस, n into n minus 1/2, एंड बेसिकली ये क्या है, अगर n लोग हैं और उनमें से 2 को आपको सेलेक्ट करना है, so in how many ways can you select 2 people out of n people? In how many ways can you select 2 things out of n things? In how many ways can you select 2 levels out of n levels? खूब सारी सीढ़ियाँ हैं, तो आपने एक पाँव एक सीढ़ी पे रखा, दूसरी पाँव दूसरी किसी सीढ़ी पे रखा, फिर how many ways can you place your legs? समझ में आ रही बात? How can you select 2 levels out of n levels? जितने अलग अलग तरीके से आप वो सिलेक्शन कर सकते हैं, उतने अलग अलग तरह का आपको फोटोन मिलेगा। If you can select 2 levels out of n levels in 10 ways, that means you will get 10 different types of photons. If you can select 2 things out of some say things in 3 ways, so 3 अलग अलग तरह के फोटोन मिलेंगे। कोई इलेक्ट्रॉन इस रास्ते जाएगा, कोई उस रास्ते जाएगा, उस रास्ते जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? What is this? तो यहाँ तो रिडबर्ग्स फॉर्मूले के लिए लगा लिया, बट मैथमेटिकली ये क्या है? तो this is in how many ways can you select 2 things out of n things? In how many ways can you select 2 people out of n people? So you should start with this thing, ठीक है? And then ठीक है, ऐसा फॉर्मूला ये डायग्राम आप बनाना चाहो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए तो बना सकते हो, ठीक है? The moment मैं इसका लेवल और बढ़ा दूँ, what if 5th लेवल ले लिया, अब चीजें थोड़ी बहुत ज्यादा हो जाएगी, I fear so, yes or no? ऑल्दो मुझे पता है कि इसका आंसर क्या आने वाला है 10, बट अब यहाँ पे 10 निकालना है, एग्जैक्टली 10 निकालना है, मुश्किल होगा। किसी को आप 2 बार ले लोगे, किसी को आप मिस कर जाओगे, तो वो फॉर्मूला ही काम देगा, मैथमेटिक्स ही हेल्प करेगी। यस और नो, ठीक है? और कोई आपका एंट्रेंस एग्जाम ऐसे तो बोलेगा बना के दिखाओ कौन सा 10 लेवल है, राइट? राइट, समझ में आ रहा है? तो स्टार्ट विद दिस फॉर्मूला। ये किस चीज का फॉर्मूला है? रिडबर्ग फॉर्मूला नहीं, हम तो इसको ऐसे बोलेंगे, ये फॉर्मूला किस चीज का है? In how many ways can you select n things out of, sorry 2 things out of n things, ठीक है? अब उसे केमिस्ट्री में ऐसे लगा रहे हैं कि मेरे पास कितने लेवल्स हैं, 2 लेवल है तो 2 में से 2 लेने के एक ही तरीके, 3 लेवल है तो 3 में से 2 सेलेक्ट करने के 3 तरीके, 4 लेवल्स हैं तो 4 में से 2 लेवल सेलेक्ट करने के 6 तरीके। तो अगर 6 तरीके हैं तो कोई फोटोन एक तरीके से नीचे जा रहा है, कोई दूसरे तरीके से जा रहा है, तो सब अपनी अपनी मर्जी से जा रहे हैं और अपनी अपनी मर्जी से फोटोन दे रहे हैं, ठीक है? और नॉर्मली ऐसा ही होता है, इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐसे माइक्रो मैनेज नहीं कर सकते कि नहीं एवरीबडी विल जंप फ्रॉम दिस लेवल टू दैट लेवल, नहीं। हाँ, अगर लेजर हो जाए तो लेजर में वो मैनेजमेंट होता है। लेजर सुना ना हमने? लेजर का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन। नहीं पता आपको लेजर का फुल फॉर्म? क्या बात है? हाँ, लाइट एम्प्लीफिकेशन by stimulated electronic radiation. Yes, it is something like that. आप ये लिखो, मैं समझा। Light amplification by stimulated emission of radiation. अभी light amplification by stimulate करते हैं उसको, stimulated emission of radiation.
बढ़ा देते हैं। बोलिए कि अच्छी है आपको है बंद करते गर्मी लगेगी। रुको रुको ऐसा करो, लिसन हाँ, जिनको ज्यादा एसी चाहिए इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, ठीक है। हाँ इधर आ जाओ, हाँ बोलते इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ठंडी इधर ठंडी हवा आएगी आप, और जिनको नहीं चाहिए वो पीछे बैठना है, उस वाले को बंद कर देंगे। पियो बढ़िया इसको स्विंग पर डाल दो, स्विंग पर डालते हैं थोड़ा चूहे। वो फिर मैथ्स में आएगा आपके काम में, ठीक है। अगर आपको if you have to select 3 things out of say n things, तो फिर आपको मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, which is called NC3, ठीक है। वो आपसे अगर आप नीट की तैयारी करें तो कोई नहीं पूछे, ठीक है। फिर आपको फैक्टोरियल पढ़ा है तुमको मैथ्स में, 10th में पढ़ा है? पता है ना, तो बस अगर if you have to select 3 things out of 10 things, वो होता है NC3, it is factorial n upon factorial 3 upon factorial n minus 3। तो this is the way is n लोगों में से 3 लोग चुनने, तो इतने तरह से आप ये चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको n लोगों में से 4 लोग सेलेक्ट करने हैं, तो आपकी तो जैसे मान लीजिए अभी क्लास में 3 और 4 7 लोग हैं, तो अगर 7 में से 2 लोग सेलेक्ट करने हैं तो कितने तरह से कर सकते हो, 7C2 which is factorial 7 upon factorial 2 into factorial 7 minus 2, तो ये वही हो जाएगा 7 into 6 by 2 15, 21। अगर आपके साथ में से 3 लोगों को सेलेक्ट करना है तो फिर उससे मैथमेटिक्स में क्या लिखेंगे 7C3, और ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 अपॉन 7 minus 3, ये क्या हो जाएगा 7 into 6 into 5 into 4 into factorial 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 into factorial 4, तो ये फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 चला गया, फैक्टोरियल 4 क्या होता है 4 into 3 into 2 into 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 और 2 से चले गए एंड 4 and 4 gets cancelled, so what do you get 35 ways you can do that। 7 लोगों में से अगर 3 लोगों को सेलेक्ट करना है तो 35 ways of doing it, ठीक है। वो फिर मैथमेटिक्स में आता है NC3 और NCR, अच्छा कॉम्बिनेशंस बोलते हैं उसको, NCRs। ये अगर आपको किसी को भी जो मैथ्स ले रहे हैं, और इनफैक्ट अगर बायो में भी अगर आपकी जो आपका इंटरेस्ट है, एक तो होता है कि आपको सीधा मतलब डॉक्टर बनना है और लोगों को इंजेक्शन लगा मतलब दवाई देनी है, क्लिनिकल डॉक्टर बनना है तो ठीक है अभी मत पढ़ो। बट अगर आपको रिसर्च डॉक्टर बनना है, आपको नई दवाई निकालनी है, आपको उस दवाई की फिर टेस्टिंग करनी है, मेडिकल साइंस में भी डेटा साइंटिस्ट वाला काम होता है, तो ये पढ़ना ही पड़ेगा। यू हैव टू बी गुड, यू हैव टू बी वेरी गुड विद दिस, ये जो बोलते हैं परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। और अगर कोडिंग जनरली तो मैथ्स लेते हैं, आपको कोडिंग तो पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। और जनरली फिर वो कोडिंग वाला ही काम भी करते हैं, तो कोडिंग में ये केसेस बनाने होते हैं। अगर यू हैव टू बी ए गुड कोडर, तो कोडिंग में बेसिकली लॉजिक होना चाहिए, फिर एक जिस भी लैंग्वेज में आप कोड करते हैं उसका एक सिंटेक्स होता है, तो सिंटेक्स इज लैंग्वेज, वो तो फिगर आउट हो जाती है। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो है कि आप ये केसेस बनाना सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो। इफ यू आर नॉट गुड इन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, आप अच्छे कोडर नहीं बन सकते, बिकॉज यू विल मिस आउट एनी सिचुएशन, फिर आप उसका कोड भी नहीं लिखोगे, फिर आपका कोड ऐसी जगह जाके फंस जाएगा, उसे मालूम ही नहीं कि वहाँ पे क्या करना है, एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाता हूँ। तो फॉर टू बी गुड कोडर यू हैव टू बी वेरी गुड एट परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। वो केसेस बनाने आने चाहिए, जैसे कोई बोल दिया, मेरी बात पता नहीं आपने 9th में कितना पढ़ा है, जैसे कोई वर्ड बोल देते हैं LEVIN, हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर 2, तो कंडीशन क्वेश्चन बनते हैं, जेईई को क्वेश्चन आते हैं कि तो छोटा बड़ा वर्ड ले लेंगे कि अगर वॉवल्स को साथ में रखें
अगर वोवल्स को साथ में रखे तो हाउ मेनी वेज कैन आई राइट दिस 5 अल्फाबेट्स कीपिंग द वोवल्स टुगेदर? करें ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, ट्राई करो. In how many ways can you write these 5 alphabets? The only condition is that the 2 vowels should be together. वो सेपरेट नहीं होने चाहिए, वो आगे पीछे होने चाहिए, सक्सेसिव होने चाहिए. 48. उनके बीच में कोई दूसरा अल्फाबेट नहीं आने चाहिए. पढ़िए, आई डोंट नो, खुद करूँगा. 4 factorial times 2. मुझे मदद करूँगा, एब्सोल्युटली नो आइडिया. एंड आउट ऑफ टच ऑल्सो, मैंने खुद केसेस बनाऊंगा. देखो, तो पहले आप इनको एक मान लो, ई एंड आई को एक मान लो, ठीक है. अब आप या तो यहाँ रखोगे इसको, या फिर आप इन दोनों को यहाँ रखोगे, या फिर इन दोनों को यहाँ रखोगे, या फिर इन दोनों को यहाँ रखोगे. यस और नो? तो आप इनको कितने तरह से रख सकते हो? ये मेरे पास 4 चॉइसेस हो गए कि इधर दिस कैन कम हियर, और दिस टू कैन कम हियर, और दिस टू कैन कम हियर, और दिस टू कैन कम हियर. राइट नाउ से ये दो लोग यहाँ आ चुके हैं. दीज 2 क्वेश्चंस आर गॉन. अब यहाँ पे आपके पास कितनी चॉइसेस? हियर यू गॉट 3 चॉइसेस, हियर यू गॉट द रिमेनिंग 2 चॉइसेस, हियर यू गॉट रिमेनिंग 1 चॉइस. अगर ई और आई आ गए तो यहाँ पे कितनी चॉइसेस? इधर एल और वी और एन. अगर यहाँ पे एल आ गया, यहाँ पे कितनी चॉइसेस? इधर एन और वी. अगर यहाँ वी आ गया, यहाँ कितनी चॉइसेस? एक एन ही आएगा. यस और नो? ये कितना हो गया? 4 into 3 into 2 into 1. बट इसमें ये भी तो हो सकता है ना, ई और आई आगे पीछे हो सकते हैं. ई आगे पहले ई आ सकता है, आई आ सकता है. आई पहले आ सकता है, ई बाद में आ सकता है. यू टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2. यस और नो? लेकिन कीप द सेम अरेंजमेंट, पर यहाँ पे ई आई आई ई. यस और नो? ये कितने केसेस हो गए? दिस इज फैक्टोरियल 4. 4 into 3 is 12 into 2 24, 24 into 2 is 48. तो 48 केसेस तो यही हो गए बच्चे. आगे वाले कितने केसेस आएंगे? फिर आपने इन दोनों को ये पोजीशन दे दी कि नहीं तुम सेकंड और थर्ड पोजीशन ले हो, ठीक है. इनको यहाँ पे लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया. अब यहाँ पे कितनी चॉइसेस आपके पास? 3 चॉइसेस. 48 into 4 is ये 4 मैंने ले लिया ना. हाँ ठीक है, वो ले लिया. सॉरी, ऑलरेडी कंसिडर दिस है ना, कर लिया ना आपने. ये सर ऑलरेडी हाँ 48 ही आंसर है. ओके, समझ में आया? अब अगर आप, ये तो बहुत सिंपल था, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा. जैसे यू वर्क फॉर Amazon, राइट, यू आर अ कोडर फॉर Amazon. तो वहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम ऐसी होगी कि आपके पास कुछ मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, या कोई Amazon की वेबसाइट है, कोई यार्ड है, वेयर हाउस है. तो वहाँ पे कितना मटेरियल रखना है, किसको पहले रख सकते हैं, किसको बाद में रख सकते हैं, ठीक है, कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है. एंड देन सब और फिर और भी उसमें चीज़ें जोड़ेंगे कि कौन सी चीज़ को हम यहाँ रखें, कौन सी चीज़ को ऊपर राइट पे रखें, देन सब अदर फैक्टर्स आल्सो. बट ये नहीं करना आता तो आप अच्छे कोडर नहीं बन सकते, क्योंकि कोडिंग इज अबाउट प्रोग्रामिंग लॉजिक. सिंटेक्स तो लैंग्वेज से पकड़ में आ जाती है, प्रोग्रामिंग लॉजिक एंड देन लॉजिक. ये प्रोग्रामिंग लॉजिक यही होता है कि यू मिस आउट अ केस, अब आप फंस जाओगे. यदि ई और आई वाला केस नहीं पढ़ा, उसका ध्यान नहीं रखा आगे पीछे, तो वो गलती हो जाती है. ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंडीशंस में फिर आप कोड लिखते हो. बेसिकली यही होता है, मतलब इंट्रोडक्शन में ऐसा कह सकते हैं. ठीक है, तो ये परमुटेशन, कॉम्बिनेशंस, सर्कुलर परमुटेशंस, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग केसेस आप मैथ से पढ़ोगे. ये वाले खूब सवाल पूछते हैं. क्योंकि सॉरी, सर्कुलर जैसे डाइनिंग टेबल है, ठीक है. अब डाइनिंग टेबल पे यहाँ पे तो क्या होता है कि ये फर्स्ट है, ठीक है, दिस पोजीशन इज डिफरेंट विद दिस पोजीशन. बट अगर आप एक डाइनिंग टेबल पे, एक स्क्वायर डाइनिंग टेबल है जिसमें 4 लोग खाना खा सकते हैं, तो चारों सीट से इक्विवेलेंट ही है ना, चारों सीट्स इक्विवेलेंट है. ये थोड़ी कि नहीं ये फर्स्ट है, नहीं, जैसे ये फर्स्ट है. कॉम्बिनेशन करेंगे पर परम्यूटेशन नहीं करेंगे. हाँ ऐसा कह सकते हैं, बट उसमें भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का फंडा पड़ जाता है. ठीक है, तो वो पहले सिंपल पढ़ाते हैं, फिर उसमें सर्कुलर आ जाएगा, फिर और कुछ कंडीशंस लगा देंगे. तो आपको उस परिस्थितियों में सोच के बताना होगा ये इतने तरह से हो सकता है, राइट. एंड देन अकॉर्डिंगली उसको कोड लिखना होता है. जब कंपनीज आती है ना आईटीज में और रिक्रूटमेंट के लिए, तो उनका जो पहला पेपर होता है जिसको लोग एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, जनरली इंडियन लैंग्वेज में एप्टी होगा, कि क्या है कि कौन सी कंपनी आई है, माइक्रोसॉफ्ट आई है, कि क्या चल रहा है, उसका एप्टी चल रहा है. तो एप्टी मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट चल रहा है, ठीक है. उसके अंदर दे आस्क यू पजल्स,
राइट? दे जस्ट वांट टू चेक योर एप्टीट्यूड। अगर आप मैंने जिस कॉलेज से पढ़ाई करी उससे हो या आप IIT से हो, पहले एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट अच्छा करा, अब आगे बात करेंगे। अगर एप्टीट्यूड टेस्ट अच्छा नहीं किया आपने, तो फिर आप पहले कुछ भी हो वो आपको भाव नहीं देंगे कि नहीं, तुम्हारा दिमाग ही नहीं चलता, राइट? अच्छा, एक बात, थोड़े दूसरे रास्ते जा रहे हैं, तुम में से जो मैथ्स वाले हो, तो जब कंपनीज जो अभी कॉलेज में आप पढ़ोगे, भाई वालों को मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने MBBS किया नहीं, बट इंजीनियरिंग में जो आप पढ़ोगे, बी इट IIT, बी इट NIT और बी इट सम अदर इंजीनियरिंग कॉलेज, द चांसेस आर कि जो आप पढ़ रहे हो, जो आपकी बुक्स में दिया है, वो उस समय इंडस्ट्री में ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, राइट? जैसे मान लीजिए कि वहाँ पे कोई डेटा स्ट्रक्चर आता है प्रोग्राम में, कोई डेटा स्ट्रक्चर से कोई फॉर्मेट, कोई लैंग्वेज यूज करते हैं, तो आपको जो कॉलेज में डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं, दैट विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द इंडस्ट्री, राइट? तो लोगों तो फिर ये क्यों पढ़ा रहे हैं कि हाँ ठीक है डिफरेंस होगा, बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो चेंज नहीं होते, राइट? इनफैक्ट कई बार तो इतनी पुरानी चीजें पढ़ा देते हैं कि वो बिल्कुल ही मतलब ऑब्सोलीट हो चुकी है, बट अगर वो भी कोई ढंग से करे तो उसका प्रोग्रामिंग ब्रेन डेवलप हो जाता है और वो एज इट इज दूसरी जगह काम आ जाता है। जैसे कोई बच्चे ये भी बोलते हैं कि ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कहाँ काम आएगी, राइट? ये कहाँ काम आएगी? तो बेसिकली जो भी आप जिंदगी में कर रहे हो, सारी चीजें तो आपकी जिंदगी में आगे वैसे भी काम नहीं आने वाली। तुमने कोई स्किल डेवलप कर लिया, से रूबिक्स क्यूब भी सेट करना सीख लिया, राइट? तो को बोले कि ये कहाँ काम आएगा? हाँ, तो काम नहीं, मैंने तो नहीं सीखा, बट मेरी जिंदगी चल रही है, ऐसे थोड़ी कि उसके बिना काम नहीं चलता, काम चल जाता है। बट अगर आपने उसको सीखा है, वो स्किल है, एवरी स्किल रिक्वायर इट इज अ चैलेंज, सो द मोर स्किल्स यू मास्टर, योर ब्रेन बिकम्स अ बेटर ब्रेन। आप उसको कोई चीज जो नहीं कर सकते, वो जब आप उसे सिखाते हो तो आपका दिमाग शार्प होता है, राइट? और अगर दिमाग शार्प है तो उसे किसी भी फील्ड में डाल देंगे तो वहां पे भी आउट परफॉर्म कर जाएगा दूसरों को। तो बेसिकली जब भी कंपनी आती है तो ये देखो, सुनो बात समझो, प्री मेडिकल में तो क्या होता है, मतलब MBBS में तो ऐसा कुछ रिक्रूटमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई कम हॉस्पिटल्स आ रहे हैं और डॉक्टर्स का इंटरव्यू हो रहा है, वैसा नहीं होता है, राइट? लेकिन इंजीनियरिंग में कंपनीज आती है, इंडिया में ये कंसेप्ट है, अमेरिका में नहीं है, इंडिया में कैंपस के लिए, कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए कंपनीज आती है। तो कंपनीज जब आ ही रही है तो इंस्टेड दे कैन टेल दी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस, जो कॉलेज में होता है TPO बोलते हैं, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस, तो TPO को बोल दें कि भाई जो भी तुम्हारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं उनका बायोडेटा भेज दो आप, कि भाई इसके 10th में कितने मार्क्स आए थे, 12th में कितने मार्क्स आए थे, JEE में क्या रैंक थी, या जो JEE मेंस में क्या रैंक थी, और कॉलेज में क्या परफॉर्मेंस है। भाई आपके बच्चों का परफॉर्मेंस आपको पता ही है ना, तो वो परफॉर्मेंस आप भेज दीजिए, राइट? एंड देन हम देख लेंगे उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से कि कौन सा स्टूडेंट बेटर है और उसको ले लेंगे। बट स्टिल द कंपनीज डोंट डू दिस, दे कम डाउन टू द कैंपस, राइट? एंड दे डू देयर ओन टेस्टिंग कि हमें क्या चाहिए। एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा सच्चाई सामने नहीं आती। हाँ, ये नहीं कि जो टॉपर है वो डफर है, ऐसा नहीं है, बट दैट डज नॉट मीन कि जो टॉपर है वो सबसे अच्छा, सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उस बैच का। हाँ, अगर टॉपर है तो ये बात माननी पड़ेगी कि वो एकेडमिक्स में बहुत अच्छा है, या जो करिकुलम दिया गया है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और आप देखेंगे जब कॉलेजेस में जाएंगे कि कॉलेज इज लाइक स्कूल, जो रेगुलर है उसके नंबर आ जाते हैं, राइट? जो रेगुलर है उसके नंबर आ जाते हैं, लेकिन गेटिंग इनटू द कॉलेज इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम पासिंग द कॉलेज। और गेटिंग इनटू द कॉलेज इज मोर अबाउट बीइंग इंटेलिजेंट एंड बीइंग वेरी स्मार्ट। कॉलेज जाने के बाद आपकी स्मार्टनेस की ज़्यादा वैल्यू नहीं है, मार्क्स में आपकी स्मार्टनेस नहीं दिखती, हेंस दे कम डाउन और पहले एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, और उसमें पहेलियाँ होती हैं या कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, देखते हैं कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है आपका। ये अच्छा किया, उसके बाद देखते हैं कि अब भाई तुम्हारा टेक्निकल हम पेपर लेंगे, लेकिन पहले एप्टीट्यूड, फिर लेते हैं टेक्निकल पेपर, टेक होगा, वो अच्छा कर दिया, फिर कुछ कंपनीज कहती है हम तो GD करवाएंगे, ग्रुप डिस्कशन करवाएंगे, थोड़ा सा देखते हैं आप में लीडरशिप या बोलने की कितनी कैपेसिटी है,
कितना झगड़ा वगड़ा कर सकते हो। कुछ कंपनी जैसे टाटा कंसल्टेंसी है, इन्फोसिस है, उन्हें लीडर चाहिए ही नहीं, उन्हें वर्कर चाहिए। वो बोलते हैं हाँ पहले एफटी हो गया, फिर टेक्निकल पेपर में तुमने अच्छा कर दिया, अब आ जाओ पैसे वैसे की बात कर लेते। वो थोड़ा एचआर इंटरव्यू ले लेते, उसमें पैसे वैसे की बात कर लेते, देखते हैं अभी बंदा बंदी काम कर पाएगा अपने यहाँ पे कि नहीं कर पाएगा बस। लेकिन सबसे पहले एप्टीट्यूड, और एप्टीट्यूड में सिर्फ पहेलियां पूछते हैं, पजल, इसका क्या आंसर, उसमें पी एंड सी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। ठीक है, बैक टू आवर हिल्बर्ग्स फॉर्मूला। ये किस चीज का फॉर्मूला है, किस चीज का फॉर्मूला है ये? This is how many ways, in how many ways can you select two things out of n things? और हमारे हिल्बर्ग्स में कैसे लग रहा है कि you've got n levels और उनमें से you have to pick 2 levels। जितने तरीके से आप 2 levels pick कर सकते हैं उतने अलग अलग तरह के photons आपको मिल जाएंगे। Yes or no? So if I say, सुनिएगा कि I've got level 1 to level 7 and the electrons are there on the level 7 and they're coming down to level 1 और जो उनको तरीका अच्छा लगा उस तरीके से आ रहे, तो मुझे कितने रंग बिरंगे फोटॉन्स मिलेंगे? How many different types of photon will I see? बताओ। 21. अब expect a reverse question. They'll say that electrons are there on some level, they're coming down to the first level, and 21 types of photons were observed. Then what was the level from which they were coming down? तो the level was 7. Yes or no? मतलब ऐसा बोल सकते हैं 7 लेवल पे बताओ कितने फोटॉन निकले, कितने तरह के, बट एक्सपेक्टेड उल्टा क्वेश्चन, मतलब कितने तरह के फोटॉन निकले, अब तुम बताओ वो कहाँ से गिरा, और उसमें थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर देंगे। They'll use the word ground state, they'll use the word excited state। तो ग्राउंड स्टेट किसको बोलेंगे? 1। अब 2 को क्या बोलेंगे? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। 3 को क्या बोलेंगे? सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो 7 को क्या बोलेंगे? 6th excited state। तो बोलेंगे the electron is in nth excited state, the electron is in nth excited state, and the electrons come down and 21 types of different photons were observed, then what is the value of n? तो यहाँ पे लोग जल्दबाजी में गलती कर देंगे कि 7th लेवल से गिर रहा है, n is 7th ना, बोले nth एक्साइटेड स्टेट है, तो अगर 7th लेवल से गिर रहा है तो nth क्या है? 6 होगा ना, क्योंकि n is 6, 7 is 6 एक्साइटेड, हाँ या ना? 6 एक्साइटेड स्टेट इज 7, तो वहां पे जल्दबाजी जो करेगा वो वहां फंस जाएगा। यस और नो? सर में आ रहा है, नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है भाई? है करेगा विशाल, राघव, ठीक, ओके। चलिए ना, एक बार आप हाइड्रोजन से थोड़ी नजर हटाते हैं, दूसरे एलिमेंट्स की भी 5 मिनट बात करते हैं। आज आपको एक डीपीपी मिलेगी, अगर मिल जाए आज मिल जाएगी, 1 मिले तो 1 कर लेना, 2 मिले तो 2 कर लेना, 3 मिले तो 3 कर लेना, जितनी डीपीपी मिले वो सारी डीपीपी आपको आज कर लेनी है। अगली क्लास जो भी होगी, कल होगी तो कल डिस्कस होगी वो, और अगले वीक होगी तो अगले वीक डिस्कस होगी। ठीक है, मेक श्योर दैट यू हैव डन देम। Now let's apply this formula for some other elements। तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम के लिए बात करते हैं। तो देखिए, पेन छोड़ो, बात समझो। हीलियम के लिए let's do this transition 2 से 1, तो फॉर्मूला लगाना है और क्या, 1 by lambda is RH, and यहाँ पे आ जाएगा 2 squared into 1 by 1 minus 1 by 4, क्या हो जाएगा? RH 4 into 3 by 4, 4 and 4 goes, so lambda is 1 by 3 times RH. So you know that 1 by RH is 91 point something, so 91.1 upon 3, so this is 30.3 or I can say 30.4 nanometer। ठीक है, वो डेसिबल्स आगे पीछे हो सकता है, 0.4 लो, 0.45 लो, whatever, वो छोड़ दो उसको, कंसेप्ट। आपने थोड़ी देर पहले और कल हाइड्रोजन में 2 से 1 वाला काम किया था,
and that value came out as 121 nanometers. Yes, hydrogen में 2 से 1 was 121. Helium में 2 से 1 is not 121 nanometers. It is very different. By 4. By 4. But the important thing is हाइड्रोजन की जो पहली सीढ़ी है, अगर हीलियम में पहली सीढ़ी उतने ही गैप पे है, तो I should have got the same type of photon. But I got a different type of photon. That means हाइड्रोजन में जो पहली सीढ़ी है और हीलियम में जो पहली सीढ़ी है, they are not same. लिथियम ले लेंगे तो वही और अलग हो जाएगी. तो पहली बात तो सुनना, हाइड्रोजन में पहली सीढ़ी दूसरी से अलग है, दूसरी तीसरी से अलग है, सारी अलग है. और अगर मैं हाइड्रोजन से हीलियम पे जाऊंगा तो हीलियम की पहली सीढ़ी हीलियम की दूसरी सीढ़ी से अलग होनी है, हीलियम की दूसरी सीढ़ी हीलियम की तीसरी सीढ़ी से अलग होनी है. बट अगर इन्हें कंपेयर करें तो ये भी अलग अलग है. यस और नो, दे डोंट मैच. अंदर ही अंदर मैच नहीं हो रहे, बट हाइड्रोजन की सीढ़ियां हीलियम की सीढ़ियों से भी मैच नहीं होने वाली. यस और नो, सबके अलग यूनिक एनर्जी लेवल्स है. एक हाइड्रोजन के जो एनर्जी लेवल्स है वो अलग है, हीलियम की जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, एनर्जी लेवल्स है वो अलग है. ये बात समझ में आई? ये नहीं कि हाइड्रोजन में जैसा निकलेगा वैसे हीलियम में निकलेगा, नहीं, अलग निकलेगा, जो कि आप देख चुके हैं. वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, वो बोलेगा हाथ हाथ कर लेंगे. और रेडबर्ग के अलग से डीपीपी बनाने की तो प्रैक्टिस तो भी करनी बाकी, उसमें 30-40 क्वेश्चन डाले हुए हमने. ओके, बट व्हाट द आइडिया कि जैसा हाइड्रोजन में है वैसा ही फॉर्मूला हीलियम का है, बट गैप जो है वो स्लाइटली डिफरेंट निकल के आएगा. यस और नो, समझ में आ रहा है? चलिए, ये आइडिया देना था, ठीक है. अब आपको ज़्यादा स्पून फीड नहीं करेंगे, असाइनमेंट डीपीपी देंगे आपको, उसको ट्राई कीजिएगा. अभी आपको ऑब्जेक्टिव दे रहे, ऑब्जेक्टिव डीपीपी है. थोड़े दिन बाद थोड़ा सा लेवल टफ करेंगे, थोड़ा सब्जेक्टिव भी देंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव के बिना सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा आपका, और सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा तो उस दिन आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे अच्छे से. तो डीपीपी ऑब्जेक्टिव जैसा भी आपको वो आप करते रहो, ठीक है. जैसे जैसे आपको चैलेंज दे रहे हैं वैसे वैसे आप फाइट करते रहो. दैट विल मेक यू स्ट्रॉन्गर एंड योर थॉट्स विल बिकम मोर क्लियर. ठीक है, चलिए. कल मेरी क्लास थी ना? Yes. हाँ, तो फिर शायद अब कल नहीं होगी, कल नहीं होगी. अब अगले होली के बाद ही मिलेंगे. तो आप आराम से क्वेश्चन कर लेना. दो एक डीपीपी आपको मैं देता हूँ. कोई डाउट है तो बोलो. एनी डाउट? नहीं? चलो. अभी स्कूल्स में क्या चल रहा है? प्री बोर्ड्स. एग्जाम्स कब से? 27th of April. What time? More than 40 days. ठीक है, ठीक है. अपन क्लास चलाते रहेंगे, अभी छुट्टी करने से कोई मतलब नहीं है. जो मैंने टाइम टेबल देखा था मुझे याद नहीं है, बट इतना याद है गैप बहुत था. ऐसा था कि नहीं? हैं? 10 दिन है एक पेपर. किसी एक में 10 दिन है आईटी और बाकी सर मैथ्स में 9 दिन का है, हाँ. तो फिर बाकी 1-2 दिन 9 दिन में तो जिस बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा है पूरे साल, 2 दिन. इसलिए 9 या 2. सर 9 है मैथ्स में 9 है. साइंस में 1 या 2. मैथ्स के लिए 9 है ना. हाँ, हाँ. अब 9 दिन तो 9 days फॉर दिस 10th स्टैंडर्ड सिलेबस, वो भी डिडक्टेड. जिससे कुछ नहीं पढ़ा है वो भी 9 दिन में सिलेबस कर सकता है. बट आई होप अपन ने तो करा, तो इसलिए हम ज़्यादा छुट्टी वुट्टी नहीं करेंगे. ये टाइम है, अपॉर्चुनिटी है टू गैदर ए लीड, सो दैट बाद में जब थिंग्स गेट टफ तो इट रीपेज अस. इसलिए हम क्लास लगाते रहेंगे. अगर आपकी प्रिपरेशन है तो आप आते रहो, और नहीं है तो फिर बैठ के वो करो. पर जिसकी प्रिपरेशन ऑलरेडी हुई हुई है तो उसका टाइम उसके लिए वेस्ट करे जिससे नहीं करी. दिस इज नॉट अ वेरी सेंसिबल थिंग. ठीक है, जिसने पढ़ाई नहीं करी उसके पीछे टाइम वेस्ट करते जिसने पढ़ाई करी, तो फिर तो रिजल्ट नहीं आएगा इससे जेई में या एंट्रेंस एग्जाम में. इसलिए हम ना तो 12th वालों को छुट्टी कर रहे हैं. हाँ, ये कर सकते हैं कि जिस दिन मान लीजिए कल पेपर है तो आज छुट्टी कर दी, ठीक है. लेकिन ज़्यादा छुट्टी नहीं करेंगे. अगर तुम लोग आते रहोगे तो हम क्लास लगाते रहेंगे. तुम नहीं आओगे तो फिर बात ही खत्म हो गई. सर जब 11th का ऑफिशियली बैच स्टार्ट होगा तो फिर ऐसे वापस बिल्कुल स्टार्ट होगा, बट वो बहुत फास्ट पेस पे होता है. तो इसलिए मतलब अभी हम क्या नहीं तो शुरू से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हाँ शुरू से करेंगे राइट फ्रॉम जीरो. मोल कंसेप्ट, और मोल कंसेप्ट पहली बार जब जैसे तुम तो 9 से ही पढ़ रहे हो तो थोड़ा तुम्हें क्लैरिटी है, अदरवाइज बहुत टफ टॉपिक है.
लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता, वो तो थोड़ा थोड़ा तुम खाते आए हो तो तुम्हें डाइजेस्ट हो रहा है, तो उसको एक बार और हम अच्छे से च्यू कर ले, अदरवाइज उसी में फंस जाते हैं लोग। मोल कर ज़्यादातर बच्चे तो जिन्होंने 10th तक कोई कोचिंग नहीं ली है, 11th दे फाइंड 11th वेरी टफ, क्योंकि मोल कंसेप्ट ही उन्हें फंसा देता है। ये क्या है? मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, फिर मोलैरिटी, वो इतनी मिलती जुलती चीजें हैं कि बाय द टाइम दे अंडरस्टैंड वन थिंग दूसरी आ जाती है, बाय द टाइम दे अंडरस्टैंड सेकंड थिंग तो चार चीजें और आ जाती है, और 10th से कुछ पढ़ के तो आए नहीं है, तो दे आर मेंटली आल्सो नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। और दूसरा ये है कि भाई नहीं हम नहीं पढ़ाएं, मान लीजिए तुमको आगे ही कंटिन्यू करते रहे, वो 2 साल सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि इतने छोटे से बैच को पूरे 2 साल अलग से सेपरेटली पढ़ाना वो पॉसिबल नहीं, उसे फिर बायो अलग हो जाएगा और मैथ्स अलग हो जाएगा, तो 3 जनों को 2 साल पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए अभी हम बोले नहीं हम अलग से पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ, वैसे तो बैच बाद में स्टार्ट करते हैं, बट क्योंकि इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, बट उनको भी हम अलाउ नहीं कर रहे तुम्हारे साथ बैठने के लिए, जो 11th में एडमिशन हुए हुए कि नहीं, अभी हमसे हमारे पाठशाला के पुराने बच्चों को जिनसे हमारी थोड़ी ट्यूनिंग है उनको थोड़ा आगे बढ़ा रहे, क्योंकि अब कोई नया बच्चा है, उसे मालूम 9th में बिल्कुल मोल कंसेप्ट नहीं पढ़ा हुआ है, या 10th में कुछ चीज़ें हमने पढ़ाई बिल्कुल नहीं पढ़ी, उसे समझ में ही नहीं आएगा, तो रहता तुम बाद में आना ना, बाद में सब जने आएंगे तब आ जाना, ठीक है। इसलिए आपको, क्योंकि आप हमारे पुराने स्टूडेंट हो, हम आपको थोड़ा और अच्छा सा पढ़ा के आगे लेके जा रहे हैं, और दूसरे लोगों को अगर इसमें मिला देंगे तो इतना जो ऑडियंस है इतनी हेट्रोजीनियस हो जाएगी कि उसको आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। होमोजीनियस ऑडियंस को पढ़ाना आसान होता है, तो यू आर मोर और लेस होमोजीनियस, सब हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, तो आइडिया है, इसलिए आपको अलग से पढ़ा रहे हैं। बाकी तो बैच 10th का पेपर होने के बाद ही 11th का बैच चालू होता है ऐसा, बट क्योंकि पेपर लेट हो गए तो आपको थोड़ा एडवांटेज हम दें, बाकी बैच 0 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। और कंपटीशन भी तभी आएगा, अभी 10 लोग हो, सब 5 बायो के 5 मैथ्स के, कोई कंपटीशन भी नहीं है, कंपटीशन भीड़ होगी तब होगा ना। चलो बाय। Thank you.